श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय, जो कि प्राचार्य हैं चमनलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरिद्वार में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि इस समय देश भर में नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लगभग 4-5 वर्ष पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली लागू की थी और अब राज्यों ने भी इसको अपनाना शुरू किया है। डॉक्टर सुशील उपाध्याय, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली वास्तव में क्या है। देखिए, नई शिक्षा नीति में अब एक तरह से अनिवार्य हो गया कि देश के जितने भी अकादमिक संस्थान हैं, चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय हों, चाहे वो राजकीय कॉलेज हों या सरकार की सहायता पर चलने वाले महाविद्यालय हों या फिर निजी संस्थाएं हों, उन सभी में CBCS लागू किया जाना है। अभी तक की जो व्यवस्थाएं लागू थी वो कई तरह की थी देश में। जैसे आपने खुद बताया कि जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, अकादमिक संस्थान, वहाँ पर CBCS 2015-16 से चल रहा है। लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों में बहुत ही गिने चुने जगहों पर ये लागू था। तो राज्य विश्वविद्यालयों में जो अभी तक की व्यवस्थाएं रही हैं, तो 2 तरह के मोटे सिस्टम वहाँ चल रहे थे। एक तो सामान्य सेमेस्टर सिस्टम था, जहाँ साल भर में 2 बार आपका एग्जाम होना है और पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांट के पढ़ाया जा रहा था। एक व्यवस्था ये थी कि जहाँ पूरे साल पढ़ाई के बाद एक बार परीक्षा हो जाती थी। अब ये CBCS में पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। पहला जो बड़ा बदलाव ये है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये है कि अभी तक सामान्य उपाधियों में, विशेष रूप से आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में जो 5 डिग्री प्रोग्राम थे, तो उनमें 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ता था। अब ये 3 स्टूडेंट का कंसेप्ट, परीक्षा का मौजूदा कंसेप्ट, पढ़ाने का मौजूदा ढंग, पूरी पद्धति प्रक्रिया CBCS में हर स्तर पर बदलेगी। और ये बदलाव इतना व्यापक होगा कि यदि इसको ठीक तरह से लागू किया जा सका राष्ट्रीय स्तर पर भी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी, तो इसके परिणाम बहुत ही सुखद होने वाले हैं। डॉक्टर सुशील उपाध्याय, जब हम विषयों के चुनाव की बात करते हैं तो सीमित विषय हमारे पास रहते हैं और हम जिस स्ट्रीम के हैं उसी को पढ़ सकते हैं। जैसा आपने बताया कि इसमें विकल्प रहेगा कि हम अन्य विषयों का चुनाव भी कर सकेंगे और कुछ क्रेडिट अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा इसको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करें। देखिए, ये मूल बात है। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि अब विषयों का उतना कठोर बंधन नहीं रहेगा जैसा कि अब तक था। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टूडेंट BA प्रोग्राम में एडमिशन लेता था तो उससे आर्ट्स के ही 3 विषय पढ़ने होते थे। अब नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान लागू किया गया कि अगर कोई स्टूडेंट BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है कोर सब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन उसकी रुचि लैंग्वेज में है, वो हिंदी पढ़ना चाहता है, पंजाबी पढ़ना चाहता है, उर्दू पढ़ना चाहता है या संस्कृत पढ़ना चाहता है, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट के साथ साथ समानांतर रूप से बुनियादी विषयों के रूप में, वैकल्पिक विषयों के रूप में या कौशल आधारित विषयों के रूप में इनका चयन भी कर सकता है, जो एक बड़ा बदलाव लागू होगा, जो CBCS का एक तरह से अनिवार्य हिस्सा है। और जो आपने जहाँ क्रेडिट की बात कही है, क्योंकि इस CBCS में एक बात आई कि भाई यहाँ बहुत सारी चीज़ें वैकल्पिक हैं, विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं स्टूडेंट को। तो एक जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, वो बड़ा बदलाव ये है कि स्टूडेंट को ये छूट रहेगी कि वो किसी एक संस्था में पढ़ते हुए, सपोज उस संस्था में, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ हिंदी उपलब्ध नहीं है, तो वो हिंदी सब्जेक्ट को अपने क्लस्टर के दूसरे कॉलेज में भी ऑप्ट कर सकता है। सपोज क्लस्टर के कॉलेज में भी नहीं है, तो वो हिंदी विषय को भारत सरकार ने कई जो अकादमिक प्लेटफॉर्म हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म हैं, वो उपलब्ध कराए हैं। जैसे स्वयं है, NPTEL है या MOOCs के पाठ्यक्रम हैं, तो वहाँ पर वो एनरोल करा के उस विषय को पढ़ सकता है और वहाँ जो क्रेडिट उसको हासिल होंगे, यानी वहाँ जो अंक उसको हासिल होंगे और वो अंक क्रेडिट में कन्वर्ट होंगे और तब वो उनको अपनी मूल संस्था में स्थानांतरित करा पाएगा। तो 2 बड़े ये बदलाव आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि इस व्यवस्था में छात्रों को जो माइग्रेशन है या ट्रांसफ़र आदि में कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और इसमें एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि अभी एक खास तरह का डर बना है, स्टूडेंट्स में भी डर बना हुआ है, इवन टीचर्स में भी डर है कि इससे वर्कलोड बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं अब क्या क्या पढ़ना होगा। लेकिन आप देखिए कि पहली बार इस तरह का सिस्टम राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है कि जहां यदि कोई स्टूडेंट ये सोचे कि उसे फिजिक्स का कोई खास पेपर या मैथ्स का कोई खास पेपर सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो वो EDX फ्री प्रोग्राम है, EDX प्रोग्राम में एनरोल होके, EDX प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वहाँ एनरोल होके यदि अपने सिलेबस का कुछ खास हिस्सा, कुछ खास यूनिट वहाँ से पूरा करके और यहाँ क्रेडिट लेके आता है, यहाँ वो आसानी से उस पाठ्यक्रम में वो क्रेडिट
ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है कि स्टूडेंट्स को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और जैसे आमतौर से एक धारणा रहती है कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजों में कुछ ज़्यादा करने को नहीं होता, प्रोफेसर लोग कुछ ज़्यादा नहीं करते, वो धारणा भी टूटेगी और नए अवसर भी मिलेंगे। जी, आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी अलग अलग संस्थानों में अलग अलग समय पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जहां हम शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा और दक्षता और उत्कृष्टता लाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है हमारी संपूर्ण शिक्षा जगत में। बिल्कुल। देखिए, जैसे जो हमारे यहाँ ये CBCS लागू हुआ और अब इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है, ठीक इसी तरह की क्रेडिट स्थानांतरण की व्यवस्था पहले से यूरोप में लागू है, पहले से अमेरिका में लागू है, पहले से कनाडा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो इसका हिस्सा हैं, अपने वहाँ के यहाँ लागू है, ऑस्ट्रेलिया में लागू है। भारत का स्टूडेंट दुनिया के जिन जिन देशों में जाता है पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, चाहे वो PG लेवल पे जाए, रिसर्च के लेवल पर जाए, उन सब जगहों पर ये व्यवस्था पहले से लागू है। तो एक तरह की वैश्विक पैरिटी आएगी, जहां उस तरह की तकनीकी दिक्कतें स्टूडेंट्स को भविष्य में सामना नहीं करना पड़ेगा जो तकनीकी दिक्कतें अब आती रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार ने और इंग्लैंड सरकार ने हायर एजुकेशन को लेकर एक समझौता किया है। उस समझौते में ये हुआ कि भारत की जितनी भी डिग्रियां हैं वो इंग्लैंड में भी बराबर मानी जाएंगी। अब से पहले क्या था कि हमारे यहाँ का MA अंग्रेजी उनके यहाँ BA ऑनर्स माना जाता था। तो ये CBCS सिस्टम लागू होने से पूरी दुनिया में जो एकेडमिक डिग्री की पैरिटी है उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। डॉक्टर सुशील उपाध्याय, मूल्यांकन ग्रेडिंग के आधार पर होगा ये कहा जा रहा है, तो ये थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि ये ग्रेडिंग के आधार पर किस तरह से मूल्यांकन देखिए, आमतौर से ये माना जाता है मोटे तौर पे कि 15 से 20 घंटे की पढ़ाई का मतलब है 1 क्रेडिट की पढ़ाई आपने कर ली। अब इसी आधार पे आप ये देखिएगा कि सपोज 1 साल का जो प्रोग्राम है, 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम अगर है, तो इस तरह से क्रेडिट्स में बटा होगा कि 1 साल में अलग अलग डिग्रियों में स्टूडेंट्स को 32 से लेके 40-42 तक क्रेडिट पढ़ने पड़ सकते हैं। इस तरह से वो डिवीजन उसका होगा। अब इसमें उस तरह की व्यवस्था नहीं रहेगी जैसे अभी तक तो हम कहते हैं भाई इस स्टूडेंट के 70% मार्क्स आए, इसके 80% मार्क्स आए। अब मार्क्स को जो 10 स्केल पॉइंट है उस पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसकी एक टेक्निकल पद्धति है। तो अब जो ग्रेड मिलेगा स्टूडेंट को वो मिलेगा सर्वोत्तम है, अति उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है, संतोषजनक है। इस तरह की कैटेगरी में उनको जो अंक तालिका है वो मिलेगी और उसमें एक बड़ा ग्रुप एक खास श्रेणी में होगा। वो टॉपर होना और सेकंड टॉपर होना, थर्ड टॉपर होना, ये सब चीज़ें, ये व्यवस्था पुरानी बदल जाएगी। तो डॉक्टर सुशील उपाध्याय, क्या हम ये कह सकते हैं इससे जो छात्र या छात्रा है उसके समग्र प्रदर्शन के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा? बिल्कुल। और इसमें मूल्यांकन के भी कई अलग अलग पैमाने होंगे। जैसे जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उनके मूल्यांकन की पद्धति अलग होगी। इस तरह से जो आपके जो बुनियादी कौशल के पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें हम स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम कहते हैं, उनमें कुछ ऐसे होंगे जिनमें केवल उनको क्वालिफाई करने की व्यवस्था रहेगी, यानी उनके अंक आपकी कुल डिग्री में नहीं जुड़ेंगे। तो एक तरह का मिलीजुली पद्धति होगी और कुछ समग्र मूल्यांकन इसलिए कह सकते हैं कि किसी एक पद्धति से मूल्यांकन नहीं हो रहा है। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात ये होगी कि मूल्यांकन सतत मूल्यांकन होगा। जिस दिन से स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसके पास उसका मासिक मूल्यांकन होना है, त्रैमासिक मूल्यांकन होना है, अर्धवार्षिक होना है। इस तरह से मूल्यांकन 10-12 हिस्सों में होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है और इसमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम का विकल्प जो है उससे हम अतिरिक्त क्रेडिट मार्क्स भी प्राप्त कर पाएंगे। कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि जो हमारा हम कहते हैं कि जो औसत छात्र है एक वो है, एक हमारा ऐसा छात्र है कि जो थोड़ा मेधावी है, लेकिन हमें एक छात्र ऐसी श्रेणी का है जो अत्यधिक मेधावी है, जिसे जीनियस की कैटेगरी का मान लेते हैं। तो जीनियस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ये ना लगे कि वो औसत छात्र के साथ फंस गया है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि वो अतिरिक्त सब्जेक्ट लेके, अतिरिक्त पाठ्यक्रम में एनरोल करा के अपने ज़्यादा क्रेडिट हासिल कर सकता है और इन क्रेडिट का लाभ वो अपनी अगली डिग्री में भी ले सकता है। कैसे ले सकता है? जैसे आपको पता है कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी में जो हायर एजुकेशन का स्वरूप होगा उसमें मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट लागू है। यानी 12वीं पास करके जब बच्चा हायर एजुकेशन में गया और उसको लगता है कि वो 1 साल बाद छोड़ना चाहता है, तो अभी तक की व्यवस्था में तो उसका 1 साल खराब हो जाएगा। लेकिन अब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब उसको पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में पास डिग्री मिलेगी, चौथे साल में ऑनर्स डिग्री मिलेगी, ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च मिलेगी, और वो 5वें साल में भी अगर जाता है तो उसको इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी को और CBCS को, तो हम ये पाएंगे कि न केवल समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के निर्माण की कोशिश है जो
सामान्य स्किल्स में भी दक्ष हो, जो अपने कोर सब्जेक्ट में भी मेधावी हो। तो हम कह सकते हैं कि ये छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, लेकिन डॉक्टर उपाध्याय, हम देश में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है हमारी, ये एक बुनियादी ढांचे की मांग करती है। क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है? नहीं, चुनौतियां तो हैं, और जब भी कोई नई चीज़ लागू की जाती है तो चुनौतियों के बारे में भी विचार किया जा सकता है। जैसे हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ के बारे में एक बात आई कि बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में नई एजुकेशन पॉलिसी को कैसे लागू किया जाएगा, उसके लिए कैसे बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, उसके लिए अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएंगे। देखिए, इसका एक आसान समाधान निकाला गया कि अब कॉलेजों को एक क्लस्टर सिस्टम के तहत लाया जाएगा। एक दायरे के कॉलेज हैं, उसमें वो 5 किलोमीटर के दायरे के हो सकते हैं, 10 किलोमीटर के दायरे के हो सकते हैं। वहाँ जितने भी राजकीय कॉलेज हैं, एडिड कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको एक क्लस्टर में डेवलप किया जाएगा। तो संभव है कि एक कॉलेज के पास अच्छी कंप्यूटर लैब हो, संभव है एक कॉलेज के पास अच्छी लैंग्वेज लैब हो। तो क्लस्टर सिस्टम में ये कोशिश की जा रही है कि बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि वो किसी एक कॉलेज में केंद्रित होने की बजाय पूरे क्लस्टर में उपलब्ध रहे। दूसरी बात है शिक्षकों की उपलब्धता की। शिक्षकों के स्तर पर ये कहा जा रहा है कि भाई अब वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। पहले सामान्य तौर पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को 18 घंटे एक सप्ताह में पढ़ाने होते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था में चूँकि वैकल्पिक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो संभव है कि टीचर के पास वो उस तरह का दबाव बढ़ जाए। लेकिन जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि भारत सरकार ने अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये विकल्प मुहैया कराया है कि आप अपने स्टूडेंट को प्रेरित करें कि वो ब्लेंडेड मोड में जाए, कुछ आपके पास क्लास में पढ़ ले, कुछ वर्चुअल माध्यमों पर पढ़ ले। तो बुनियादी ढांचे का विकास तो समय के साथ होगा, शिक्षकों की भर्तियां भी समय के साथ होंगी, वो तत्काल तो संभव नहीं है, पर इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात तो ये की, उत्तराखंड देश का वैसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो अपने यहाँ पूरी तरह से इस सत्र से ही नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये हुई। जहाँ तक उच्च शिक्षा का संदर्भ है, उच्च शिक्षा के संदर्भ में सरकार के स्तर पर निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि इस बार सारे कॉलेजों को, सारे विश्वविद्यालयों को, विशेष रूप से अपने स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि ओपन एक्सेस जो नॉलेज मटेरियल उपलब्ध है, वहाँ एनरोल कराइए और वहाँ से जो कुछ वो क्रेडिट अर्न करके आ रहे हैं उसे अपने सिस्टम में शामिल कीजिए, उन स्टूडेंट्स को उनका लाभ दीजिए। लेकिन जैसे इससे पहले वाले प्रश्न के क्रम में आपने चुनौतियों की बात खड़ी की थी, अब चुनौतियां हैं विश्वविद्यालयों के सामने। यहाँ जितने जो दर्जन भर सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ अपनी BOS में, अपनी एकेडमिक काउंसिल में, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में संबंधित प्रावधानों, नियमों को समय रहते बदलना पड़ेगा ताकि जो चुनौतियां हैं उनका ठीक से समाधान हो सके। डॉक्टर सुशील उपाध्याय, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।